नमस्कार, सूरज सिंह आपका साथी आपके साथ रोज करीब करीब हाजिर होने वाला, आपका अभिनंदन करने के लिए, आपसे कुछ बातचीत करने के लिए, देश के बारे में, विश्व के बारे में, समाज के बारे में, भारत के बारे में, दूसरे नेशंस के बारे में आपका समय सदुपयोग कराने के लिए, आपका समय बर्बाद करने के लिए, आपको बोर करने के लिए, आपको एंटरटेनमेंट करने के, जैसा भी आप समझें, आपके ऊपर है समझना। जिंदगी में आए हैं भारत में या किसी और देश में तो बहुत कुछ हक बनता है, ऊपर जाना है सबको, मुझे भी आपको भी एक दिन। दुख ना हो, गलानी ना हो कि मैं कुछ करके गया या नहीं गया। सब कुछ कार्यक्रम पैसे के लिए नहीं होता है। इस दुनिया में बहुत से कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो समाज के सुधार के लिए होते हैं, देश के सुधार के लिए होते हैं और विश्व के सुधार के लिए होते हैं, और हो सके तो सौरमंडल के सुधार के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे हमारे धर्म में कहा गया है, वांग वेंग वासुदेव कुटुंब, ओम शांति, और सब चीजों की शांति, प्रकृति की शांति, सोलर सिस्टम की शांति, पूरे ब्रह्मांडों की शांति, सब शांति कहा गया है। इस बात से एक चीज तो पक्का होती है कि हम लोग खाली भारत की आत्मा तक सीमित नहीं है। ऐसी सोच भारत की आत्मा की नहीं हो सकती है, विश्व की आत्मा की नहीं हो सकती है, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा की होती है। नहीं तो ये सब बातें नहीं आती। धर्म किसी भी धर्म का हो, हमारे देश का धर्म हो या किसी और देश का धर्म हो, सब एक ही चीज है, मानवता की सोच के ऊपर है। पर मैं बात धर्म के लिए नहीं बैठा ये करने के लिए, मैं कुछ और के लिए बैठा हूँ। मैं अपने देश के बारे में सोच रहा हूँ आज के समय में, जबकि सोचने का हक तो मुझे पूरे विश्व के बारे में है, लेकिन अपने देश के बारे में उतना ही आवश्यक है, क्योंकि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, मैंने यहाँ जन्म लिया है। मैं इस देश को खराब होता हुआ देख नहीं सकता। जो देख सकता है वो देखे। मेरे को कोई बुरा कह सकता है कहे, मुझे गलत कह सकता है कहे, मुझे कुछ भी कह सकता है कहे, उसका धन्यवाद। बहुत से लोग मुझे कुछ कुछ कहने लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से। जो मुझे भगवान ने आदेश दिया है वो मैंने करना है। आपको अच्छा लगता है लगे, नहीं अच्छा लगता आपकी इच्छा। मैं अपना कर्म करता रहूंगा जब तक आखिरी सांस मेरे हाथ में है। कमाना सब कुछ नहीं होता, मैं इंजीनियरों में मानता हूँ, लेकिन इंजीनियर होने का मतलब ये नहीं कि आप समाज के हिसाब बड़े हैं। इंजीनियर आप समाज के बड़े हैं, आप दूसरों से ऊंचे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, उनका हक ज्यादा है समाज में, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा है समाज के बारे में। मेरी विद्या या आपकी विद्या खाली भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि ये भगवान ने दी है। डिग्री ने नहीं दी, भगवान ने मेरे माइंड में डाला है, तभी मैं डिग्री प्राप्त कर सका, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसका उपयोग काम में भी करना चाहिए, सोच में भी करना चाहिए, देश के विकास के लिए भी करना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड के विकास के लिए कर सकते हो तो कीजिए। कि आपका हक भी है, आपका दायित्व भी है, आपका कर्तव्य भी है। और जो इस बात से दूर भागते हैं वो पैसे के पिछलग्गू हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। दिमाग में सब चीजें आ सकती हैं, दिमाग बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी कल्पना मात्र से आप हिल जाएंगे, दिमाग में इतनी शक्ति होती है। तो यदि वो थोड़ी शक्ति मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए लगा देता हूँ तो इसमें गलत क्या है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ इस देश के अंदर, मैं अपने स्वयं का भारत देश का गुलाम हूँ। मैं किसी सरकार का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी कोर्ट का गुलाम नहीं हूँ, और मैं किसी और का भी गुलाम नहीं हूँ। मैं अपने कर्तव्यों से, अपने मन की शांति से और अपने देश की व्यवस्था को अच्छा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। और यदि मैं किसी और देश में भी पैदा होता तो मैं वहाँ के बारे में भी सोचता। मैंने कई देशों में काम किया तो मुझे वो देश भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं काफी समय वहां रहा हूँ। आपको वो देश दुश्मन लगते होंगे तो लगे। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड और पूरी पृथ्वी मेरा देश है, क्योंकि पृथ्वी ही भारत है। एक समय में पूरा भारत पृथ्वी को ही कहते थे। अब इन बातों को छोड़िए, क्योंकि बहसबाजी का कोई अंत नहीं होता। जिसको जो भौंकना है भौंकता रहे, जिसको जो लिखना है लिखता रहे। मेरी सेहत पे फर्क नहीं करने वाला, फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मैंने करना है वो करना है। मेरी डायरेक्शन फिक्स है तो वो फिक्स है। किसी की शक्ति नहीं भगवान के अलावा उसको चेंज कर सके, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको हिला सके। याद रख लेना, कोई भी क्यों ना हो, हमें अपने देश को संभालना है, संभालना है। ये काम किसी सरकार का नहीं, समाज का स्वयं का होता है। सरकार तो नौकर होती है समाज की। हमारे देश के 132, 35, 40 जितने भी सिटीजन हैं, उनका पूरा हक है, उनका दायित्व है इस देश को संभालना। कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति या कोई कोर्ट देश को नहीं संभालने का हक रखते। हमने संविधान बनाया है अपने लिए, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए नहीं। वो उसके एक छोटे से अंग हैं, एकमात्र नौकर है उस देश के। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, कोई भी हो, उनकी इससे ज्यादा औकात नहीं है। हमें अपने देश को सही रास्ते पे ले जाना है। अगर गलत हो जाता है, जब कोई समाज के अंदर, फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर किसी गलत रास्ते पे कोई चला जाता है, तो उसकी मेंबर्स की, दूसरों का हक होता है, उनका कर्तव्य होता है सही रास्ते पर लाया जाए। अगर वो नहीं लाया जाता है तो उस बीमार कटे हुए अंग को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है।
तड़ी पार कर दिया जाता है, एक्साइल दे दी जाती है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज करने के लिए 3000 आदमी भेजे थे एक्साइल करके। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन्हीं दुश्मनों ने, उन्हीं बदमाशों ने आके हम पे राज किया था। तो हम नहीं चाहते कि आज की तारीख में ऐसा हमारे साथ पुण्य हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर बात है। जो नहीं समझते उनको समझ लेना चाहिए। जो युवा वर्ग के लोग हैं 35-40 करोड़ इस देश में, उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, अपना दिमाग खोलना चाहिए, अपने हर रोम रोम को खोलना चाहिए इस देश के बारे में समझने के लिए। कोई भी देश आराम करने के लिए नहीं बनता है। कोई भी देश आराम करने के लिए, एसी में रहने के लिए और ऐश करने के लिए नहीं बनता है। ऐश तो तब की जाती है जब आपके पास ऐश करने के साधन होंगे। ऐश करने के साधन नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? अगर याद रखिए, कल को आपको अनाज नहीं मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, खाने की चीज नहीं मिलेगी, तो क्या ऐश करेंगे आप? एसी में रह के आप जी लेंगे क्या? कारों में चल के आप रह लेंगे क्या? खाना नहीं है आपके पास तो क्या करेंगे? तो पहली चीज होती है खाना। आपको खाना चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, फिर रहने के लिए जगह चाहिए, उसके बाद आपको एसी या कार चाहिए। आपको सोच लेना चाहिए कि प्रिलिमिनरी चीजें क्या होती हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल में जैसे मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन होती है, आपकी लाइफ भी एक फर्स्ट प्रिंसिपल में कैलकुलेशन करती है। उसमें आपको कैसे जीना है, कैसे करना है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहते हैं हम एकदम सबसे ऊपर पहुंच जाए तो वो संभव नहीं होता है। देश बनाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। आज भी बहुत से देश हैं जो संभल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, बड़े पैसे वाले होने के बाद भी। अमेरिका जैसा देश आज टूट के कगार पर है, उसको भी नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे, जो अपने आप को विश्व शक्ति कहता है, अपने आप को मालिक समझता है पूरे विश्व का, जबकि वो ऐसा है नहीं। चाइना से उसकी लड़ाई, रशिया से उसकी लड़ाई, और वेनेजुएला से उसकी लड़ाई, कहाँ कहाँ उसकी लड़ाई नहीं हो रही है। हर जगह अपनी टांग अड़ाना चाहता है, हर जगह मालिक समझता है अपने आप को। समझने से तो मालिक नहीं बन जाएंगे। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, लोगों की सहायता करनी पड़ेगी अगर आपको आगे बढ़ना है। तो वो तो भारत को भी पता नहीं क्या क्या कह चुका है। कहने दीजिए, भौंकते हैं लोग, भौंकने दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। हम जो हैं वो हैं। चुनाव हो चुका है 2019 का, हम सब जानते हैं। आज देश एक ऐसे कगार पर उठा है कि देश को फैसला लेना है, हमको किधर जाना है। एक छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा चल रहा है, बहुत छोटी सी बात है, कहने को कुछ नहीं है और कहने को बहुत बड़ी भी है, जिसको हम ईवीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है और बहुत बड़ा होता जा रहा है, जो कि किसी समय में एक साइंस के तौर पर, एक टेक्नोलॉजी की, तकनीकी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अच्छी बात थी, इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो भी होना चाहिए ईमानदारी पे होना चाहिए, प्रोसेस पे होना चाहिए। धोखेबाजी के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुख होता है कि आज हर चीज धोखेबाजी की तराजू में तोली जाती है। हर आदमी धोखा देने को तैयार है हर चीज में, चाहे वो क्वालिटी ले लीजिए, चाहे आप कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, चाहे आप कोई भी चीज ले लीजिए, कोई बिजनेस ले लीजिए। हर आदमी अपने आप को समझता है कि मैं ही स्मार्ट हूं और आगे निकलना चाहता हूं हेराफेरी करके। ऐसा नहीं चलता। कभी कभार हो जाता है, चल गया, लेकिन अगर आप उसको फार्मूला बना के बैठेंगे तो हम ऐसा ही करना है, तो ऐसी मार खाएंगे कि आप उठ नहीं पाएंगे। सच्चाई कभी मिट नहीं सकती है बेकार की बातों से। सच्चाई सच्चाई होती है, असलियत असलियत होती है, डुप्लीकेट से ज्यादा दिन नहीं चलती है। आप 1000 झूठ बोल लीजिए, एक सत्य सब झूठों को गिरा देता है, याद रख लेना। 1000 बार आप धोखेबाजी कर लीजिए, 1000 बार कुछ भी कर लीजिए, आप पावर से पावर में आ जाइए, सुपर पावर में आ जाइए, लेकिन एक सच्चाई आपको गिरा देती है, याद रख लेना। सच्चाई जो होती है तुलसी की तरह होती है। पेट नहीं भरा, सारा खाना खा गए, लेकिन तुलसी के पत्ते ने हनुमान का पेट भर दिया था। तुलसी का पत्ते ने बहुत कुछ कर दिया था। तुलसी तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इतना हल्का फुल्का, इतनी भारी चीजों को डाउन कर गया। इसलिए तुलसी के पत्ते ने कृष्ण को डाउन किया था। जब तोल रहा था कृष्ण को, कोई यहाँ 112 किलोग्राम कमल के फूल में तोल रहा है, कोई अपने आप को समझ रहा है कि मैं ही दुनिया का बादशाह हो गया, कोई समझ रहा है मैं ही इस देश का मालिक हो गया, कोई समझ रहा है कि हमें इस देश के लोगों ने मार दिया, कोई समझ रहा है कि हमारा फ्यूचर खत्म हो गया, कोई कह रहा है कि इस देश को छोड़ के भाग जाओ। अरे सोचो बेवकूफ लोगों, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश में। पूछो उन लोगों से जो सेक्रीफाइस करके लाखों करोड़ों चले गए इस देश से, जिन्होंने कुछ इस देश के लिए किया, अपने लिए नहीं किया, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अफरीदी जैसे लोग 1857 में वाइस राय को मारा, चाकू से मारा, उसको याद करो जरा। गांधी तो उस टाइम था भी नहीं, नेहरू भी नहीं था और सुभाष भी नहीं था, उसने वाइस राय को छुरा घोंपा था। वो लोग थे जिन्होंने सेक्रीफाइस की थी, काले पानी में रह के भी ये किया था उसने। फॉलो करोगे इसको, हिम्मत है इतनी, उसको याद भी नहीं करते क्योंकि वो मुसलमान था। 80-60%, 70% मुसलमानों के नाम है सेक्रीफाइसेस भी, इंडिया गेट पे पढ़ लीजिए जाके।
जो आज दावा करते हैं सत्ता में होने का, उनके तो नाम भी नहीं है कि इन्होंने क्या किया देश के लिए। बने बनाए देश पे लूटना है, बने बनाए देश पे राज करना है। अरे खुद बना के देखते तो मालूम चलता। गद्दारों देश के, आजादी के सब गायब थे, तुम ऐश करते थे। आजादी के समय तुम्हें चिंता नहीं थी, भाग गए अंग्रेजों के साथ। शर्म करो, आज तुम राज करना चाहते हो उस देश पे, क्योंकि बेवकूफ बना रहे हो पब्लिक को। कब तक बेवकूफ बनाओगे? ज्यादा दिन नहीं चलती ऐसी बातें। और उनके भक्त तो सुन लो कान खोल के, अपना दिमाग ना लगाए रहो फालतू का। ऐसे दिमाग बहुत देखे, मेरी जेब में रहते हैं ऐसे दिमाग, और मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं देना चाहता, फालतू की बकवास का। इरेलेवेंट बातें करते हो आप, अनपढ़ गवारों की तरह, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दिमाग काम नहीं करता तुम्हारा, कुत्ता बिल्ली वाला दिमाग, भाव 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 कर रहे हैं बस। आज देश में जरूरत है ऐसे लोगों की जो देश को सही रास्ते पे लेके जाएं। हमें ना ईवीएम से नफरत है, ना हमें बैलेट से नफरत है, ना हमें किसी राजनीतिक नेता से नफरत है, ना हमें किसी और से नफरत है। हमें देश से प्यार है, भारत से प्यार है, हमें इस पृथ्वी से भी प्यार है, हमें और दोस्तों से भी प्यार है। क्योंकि कोई किसी का दुश्मन नहीं है यहाँ, दुश्मन तो बनाए जाते हैं। क्या किसी से दुश्मनी करनी है? हम क्या करेंगे दुश्मनी करके? एक दिन ऊपर जाना है। ना भारत मेरा है, ना पाकिस्तान मेरा है, ना अमेरिका मेरा है, छोड़ के सभी जाना है। ये पृथ्वी भगवान ने बनाई थी, उसी की रहेगी। जबरदस्ती हमने रेखाएं खींच रही हैं कि ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। सच तो पूछो किसी का कुछ है ही नहीं। भगवान ने सबको खाने को इसी जमीन से दिया है, और देता रहेगा, और देता रहा है, और दे रहा है। आपने तो उसका दिया हुआ भी खराब कर दिया सब कुछ। आज देखो दिल्ली में 48 डिग्री, 45 डिग्री और 47 डिग्री टेम्परेचर आप ही की देन है। हर जगह गर्मी हो रही है, आप ही की देन है। हर जगह ज्यादा सर्दी होती है, आप ही की देन है। आपने भगवान की बनाई चीजों को तोड़ फोड़ दिया, हवा खराब कर दी, पानी खराब कर दिया, सिस्टम सारा खराब कर दिया नेचर का। और फिर आप कहते हो कि ऐसा भगवान ने कर दिया। भगवान का कोई कसूर नहीं है। जिस प्रकार भगवान का कोई कसूर नहीं है इस देश को, इस विश्व को खराब करने के लिए, उसी प्रकार से पृथ्वी का कोई कसूर नहीं है, हमारे देश का कोई कसूर नहीं है इस राजनीतिक बंटाधार करने के लिए। मैं राजनीतिक भंडाधार इसलिए कह रहा हूं कि देश में एक बोर्ड ऐसी चीज बन चुकी है जिससे इधर से उधर हो जाता है। आज कांग्रेस वाले अनपढ़ गंवार लोग, बेवकूफ लोग समझ नहीं रहे कि उनको क्या करना। अरे हार गए तो क्या मर गए? हार जीत तो राजनीति है, चलती रहेगी। जब तक दुनिया है कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इतने क्यों पागल हो गए हो? कहाँ गई वो कांग्रेस जिसके अंदर शक्ति होती थी, जो अपने आप को लीड करती थी इतने सालों तक? वो कांग्रेस कहाँ मर गई? आज पब्लिक पूछ रही है, सवाल कर रही है, गधों कांग्रेस वालों तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम्हारी आंखें बंद क्यों हो गई? तुम लड़ नहीं सकते, मर गए तुम भी, अफीमची हो गए, दिमाग खराब हो गए तुम्हारे। बस तुम भी आज की युवा की तरह हो गए हो, दम नहीं है शरीर में चलने का, धूप सह नहीं सकते, गर्मी सह नहीं सकते, एयर कंडीशन रूम में बैठ के तुम भी बातें करते हो औरों की तरह। आंखें खोलो, इलेक्शन तो आते हैं जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। देश जरूरी है। हमें किसी प्रधानमंत्री की वजह से देश नहीं चाहिए, हमें किसी राष्ट्रपति की वजह से देश नहीं चाहिए, हमें अपनी वजह से देश चाहिए। हम सब इस देश के राष्ट्रपति हैं, हम सब इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और कान खोल के सुन लो सारे राजनीतिक नेताओं, अपने औकात में रहो। औकात बहुत जरूरी है। तुम मास्टर नहीं हो उस देश के, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। हम तुम्हें नोट देते हैं, अपॉइंट करते हैं, एहसान नहीं करें हमारे ऊपर, पैसे देते हैं तुम्हें रहने के लिए। जो मर्जी तुम कर लोगे, ऐसा नहीं चलेगा। जनता जब जागती है तो बड़ी बड़ी ताकतें गिर जाती हैं। राजनीति वालों की बात नहीं कर रहा मैं। जब जनता अपना हथियार उठाती है, दिमाग का हथियार और अपनी विल का हथियार, अपनी इच्छा का हथियार, अपनी शक्ति का हथियार, तो बड़े बड़े नेताओं को कछू मर निकल जाते हैं, खड़े नहीं रह पाते हैं, भाग जाते हैं। हिटलर जैसे मर गए, अपने आप को मार के मर गए। आपकी क्या औकात है? अभी तो आप कुछ हो ही नहीं, अभी तो देश संभला ही नहीं है। 1947 के बाद किस तरफ जाना है? बस एक संविधान बना और राजनीति चल रही है। राजनीति में सब लूट रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को खराब कह रहे हैं। देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कांग्रेस बीजेपी को खराब कहती है, बीजेपी कांग्रेस को खराब कहती है। यही चलता आ रहा है सबसे। अरे ना कांग्रेस बहुत अच्छी है, ना बीजेपी बहुत अच्छी है। दोनों के दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कभी इधर कभी उधर। बस राज सत्ता चाहिए किसी को भी, देश की समस्याओं से लेना देना कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, कौन है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें चाहिए सच्चाई। जब तक सच्चाई नहीं आएगी, पब्लिक चुप बैठेगी नहीं। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज पिछले वाले, हाई कोर्ट के जज पिछले वाले आज सामने आ रहे हैं जनता की बात को आगे रखने के लिए। वहां कोई राजनीति करने वाला नहीं है। जनता उनके साथ आना चाहती है आगे। शायद मौसम गर्म ज्यादा हो गया है, गर्मी तो है ही, उसके अलावा भी गर्म ज्यादा हो गया है। इस इलेक्शन ने पब्लिक को हिला के रख दिया है।
अपने आप को सर्वोत्तम 30 मार्क का समझते रहिए, समझने वाले कि हमने क्या कर दिया। अरे चोरी धोखाधड़ी ज्यादा नहीं चलती है, एक बार चल जाएगी, 2 बार चल जाएगी, हमेशा नहीं चलती है चोरी और धोखाधड़ी, याद रख लेना। सच्चाई पे आओगे तो सत्यवादी कहलाओगे, झूठ पे चलोगे तो मार दिए जाओगे, याद रख लेना। और ऊपर वाले की लाठी आपने देखी नहीं है कि कैसी होती है, जब पड़ती है तो आवाज नहीं आती है, और ऊपर वाला देर नहीं लगाता। आजकल जल्दी इंसाफ करते हैं, वहां भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, फटाफट एक क्वेश्चन बनाई जाती है। इसलिए होश में रहो, अपने आप को इस देश का मालिक सोचना बंद कर दो। हम 1947 तक राज करेंगे। अरे आपकी औकात क्या है, राज क्या करेंगे, आप कर क्या रहे हैं, आप वैसे भी राज कहाँ कर रहे हैं, आप तो भोग कर रहे हैं। राज करते तो ये बात नहीं करते कि हम 1947 तक राज करेंगे। राज करने वाले ऐसी बातें नहीं करते, राज करने वाले काम करते हैं, कर्म योगी होते हैं। आप जैसे भ्रम योगी ढोंगी नहीं होते हैं, जो बस दुनिया को दिखाना है, देखो हम, ये हम जो होता है ना ज्यादा नहीं चलता है। मैं इस देश का मालिक, मैं इस देश का प्रधानमंत्री। 1947 से लेके शुरू हुआ कांग्रेस का राज, अब हम करेंगे 2047 तक राज। अरे शर्म करो यार, 2047 तक ही क्यों, आप कहिए 3047 तक राज करेंगे, किसने रोका है आपको? आप हमेशा कीजिए राज, किसने रोका है आपको? कर्म तो करिए, कर्म तो आप करेंगे नहीं, आपको राज चाहिए, बस राज दे दो उनको, हुक और क्रुक कैसे भी दे दो उनको, क्योंकि कांग्रेस नहीं गए तो हम भी करेंगे। अरे कांग्रेस है क्या, कांग्रेस के साथ तुम करोगे, तुम्हारे साथ। कांग्रेस के मेंढको सुन लो, मुझे लोग कहते हैं मैं कांग्रेसी हूँ, पता नहीं कहाँ से बेवकूफ पैदा हो गए इस दुनिया में, उनके बारे में मैं क्या डेफिनेशन करूं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इतने बेवकूफ हैं, मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि हमारे देश में पढ़ा लिखा होने का मतलब अक्लमंद नहीं होता है। पढ़े लिखे लोग हों अक्लमंद ऐसा जरूरी नहीं है, वास्तविक नहीं है, अनपढ़ लोग भी अक्लमंद हो सकते हैं, ऐसा अब मैं सोचने लगा हूं। बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथ में, दिमाग बंद, बस ये सोच है आज की। हमें हमारी गाड़ी चलनी चाहिए। अगर तुम बीजेपी के खिलाफ बोलते हो तो तुम कांग्रेस के हो गए, और कांग्रेस के खिलाफ बोलते हो तो तुम बीजेपी के हो गए। साला कौन सा बेवकूफी फार्मूला पैदा किया गया है ये? अरे हमारे यहाँ 2 ही पार्टी ज्यादातर रही है इस देश में, बाकी तो छोटी छोटी पार्टी हैं, और दूसरी पार्टी भी बाद में बनी है, पहले तो कांग्रेस ही होती थी। इसमें कौन किसका है, क्या होता है? आप कांग्रेस के बारे में जानते कितना हो? ये कांग्रेस को कौन पूछता है आज की कांग्रेस को? कांग्रेस तो पूरा देश होती थी, आपको पता क्या है? आजादी के समय कांग्रेस पूरा देश थी, पूरे देश की जनता कांग्रेस थी। कांग्रेस का पहले डिक्शनरी मीनिंग पढ़ लीजिए, तब बात कीजिएगा। अगर आप अनपढ़ गवार हैं तो मैं आपसे कहूंगा भी नहीं कि आप डिक्शनरी खोल के पढ़िए, क्योंकि आपको डिक्शनरी खोलनी भी नहीं आएगी, आप अनपढ़ जो हैं। कांग्रेस का मतलब इनग्रेस होता है, किसी भी जगह को ये बात हो रही है इनग्रेस करें सब जाके, उसको कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पार्टी से नहीं होता है। कांग्रेस एक ग्रुप है जो एक बात के लिए बैठा हो, उसकी टारगेट मंजिल एक हो, उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो उस टाइम देश को आजाद कराना था, स्वतंत्र कराना था उन हाथों से, उत्कलाभूष किए हुए अंग्रेजों के हाथों से, जिसने इस देश को गुलाम बना के रखा था, और उससे पहले मुगलों से जिन्होंने इस देश को गुलाम बना के रखा था। उस टाइम एक मंजिल थी, एक डेस्टिनेशन था, उसको कहा जाता था देश को स्वयं अपने हाथों में लेना है, देश को अपने हाथ में लेके अपनी पब्लिक को देना है, जो उस देश की मालिक होगी, स्वामी होगी। एक मंजिल थी, एक एम था। आज वो एम कहाँ है? आज तो बस हमें सत्ता पानी है, हमें गवर्नमेंट में आना है, हमें ये करना है, इसके अलावा काम नहीं है। सेवा की सोच कौन रहा है? शुरू में सोचा था कुछ लोगों ने, बाद में वो भी चले गए, उनका भी टाइम आ गया, गए, उसके बाद कोई सोच ही नहीं है। आज की तारीख में देश के अंदर जितनी आबादी है, आप सोचिए उस टाइम कितनी आबादी थी जब देश आजाद हुआ था। उस टाइम तो आबादी सिर्फ 30 के आसपास थी, आज 135 है। 4 गुना जिस देश में आबादी बढ़ जाए 70 साल के अंदर, तो समझ लीजिए कितने अच्छे लोग हैं वहां। उनका एक ही मंजिल है, बच्चे पैदा करे जाओ, पॉपुलेशन बढ़ाए जाओ, बस। उसके बाद 40 करोड़ कारें लेके साथ रखो, उनमें रोजाना पेट्रोल फूके जाओ, बस। 12 करोड़ मोटरसाइकिल लेके घूमे जाओ इधर से उधर, उसकी पेट्रोल और डीजल की ऐसी की तैसी के जाओ, बस। तोड़ तोड़ के कंक्रीट जमीन से निकाले जाओ, डस्ट निकाले जाओ, सीमेंट बनाए जाओ और मकान बनाए जाओ, सड़कें तोड़ तोड़ के बनाए जाओ, और उसके बाद बस। अगर देश की सोच ऐसी ही है तो इस देश का तो शैतान भी नहीं संभाल सकता, भगवान की तो बात छोड़ो। मैं शैतान इसलिए कह रहा हूँ कि जो शैतान होते हैं वो मेहनत ज्यादा करते हैं, भगवान अपने टाइम के हिसाब से करते हैं, फर्क होता है। तो शैतान भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, भगवान तो करेगा ही नहीं। आपको कर्म अपने चेंज करने चाहिए अगर देश को सही बनाना है।
जब तक आप ईमानदारी पे नहीं चलेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कुछ भी क्यों ना हो, आप किसी भी पार्टी को मारो गोली, मुझे पार्टी से कुछ लेना नहीं है। मेरी इस बात को यकीन करते हो करो, नहीं करते तो ना करो, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जो हूँ वो हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं बेईमानी में यकीन नहीं रखता, मैं झूठ बोलने में यकीन नहीं रखता, मैं यकीन रखता हूँ सच में, चाहे सच के लिए मुझे अपने आप को मौत के घाट उतारना पड़ जाए। कि मेरी आत्मा मेरे साथ जा रही है, मेरा शरीर मेरे साथ जाना नहीं है। मेरी आत्मा ने जवाब देना है ऊपर जाके, मेरे शरीर ने जवाब नहीं देना है। शरीर तो यहीं रह जाएगा, आत्मा जाएगी। मैं अपनी आत्मा को जानबूझ के खराब नहीं कर सकता, गलती से हो जाए तो हो जाए, वो अलग बात है। कोई मेरी आत्मा में इम्प्योरिटी डाल के खराब कर दे वो अलग बात है, लेकिन मैं किसी के कहने पे नहीं चलता। भगवान ने मुझे शक्ति दी है सोचने की, मैं सोच के बात करता हूँ। मैं आशा करता हूँ जो लोग इस बात को समझते हैं वो मेरी बात को मानेंगे, जो नहीं समझते नहीं माने तो ना माने, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ने जा रहा है, भुगतेंगे अपने आप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। खैर, अब हमारे मुद्दे पे बात पे। ईवीएम, ना मैं ईवीएम का दुश्मन हूँ ना मैं बैलेट का दोस्त हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ सच्चाई चाहिए। अगर कहीं फ्रेब होता है, कहीं माल प्रैक्टिस होती है, कहीं गलत काम होता है या नहीं भी होता है, आशंका होती है कि ऐसा हो सकता है, तो उसका सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप उसका सुधार नहीं कर सकते तो आप मूर्ख कहलाएंगे। किसी भी सरकार को, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी अथॉरिटी को पब्लिक को मिसगाइड करने का कोई हक नहीं है, पब्लिक को झूठ बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन आज 2019 में चुनाव के बाद ऐसा समझा जा रहा है ये चुनाव एक धोखा था। फिर मैं कह रहा हूँ ये चुनाव एक धोखा था, ईवीएम का धोखा था। ईवीएम को मैनेज किया गया था, बड़े से बड़े वैज्ञानिकों से बात हो चुकी है, बड़े से बड़े इंजीनियर से बात हो चुकी है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या कहीं हो, सब कुछ हो सकता है आज के समय में। ईवीएम कोई ऐसा फूल प्रूफ मशीन नहीं है कि जिसको हम अब्यूज ना किया जा सके। भूल जाइए हैकिंग को, हम हैकिंग की बात कर ही नहीं रहे, हम इसके अब्यूज की बात कर ही नहीं रहे। हम तो सिंपल सी बात कह रहे हैं, हमें ईवीएम पसंद नहीं है, ये क्वेश्चन है। और जिसको पसंद है ये भी एक क्वेश्चन है। जिसको पसंद है उसको बधाई, और जिसको नहीं पसंद है उसको भी बधाई। प्रश्न ये उठता है कि हम जिद पे क्यों अड़े रहें, हम जिद किस लिए करें। हम क्या ईवीएम का इंटरेस्ट रखते हैं कि कमीशन खाते हैं जो हम चित्र करेंगे। जिसको इंटरेस्ट होगा कमीशन खाने का, जिसको उसका बेनिफिट होगा वो करता रहे जिद। हम तो पब्लिक के आदमी है और पब्लिक की बात करेंगे। पब्लिक को ना तो उसकी कमीशन मिल रही है ना पब्लिक को उससे कोई फायदा हो रहा है। पब्लिक चाहती है सीधा सा काम है भाई, मेरा वोट सही आदमी को जाए, बस जिसको मैं देना चाहता हूँ उसको जाए। इतनी सिंपल सी बात है। इतना शोर मचाना, इतनी बातें करना कि ये वो है और वो ये है और पिछले समय में चले गए और पुराने सोच के लोग हैं। अरे पुरानी सोच तो खत्म हो नहीं सकती आपकी कभी, वो तो रहेगी ही रहेगी। सूरज भी करोड़ों साल पुराना है, ब्रह्मांड भी करोड़ों साल पुराना है, वो जा नहीं सकता आपकी छोटी छोटी बातों से। जितना मर्जी साइंस आगे बढ़ जाए, पानी तो पानी ही है, कुदरत ने देना है। साइंटिस्ट तो इतनी शक्ति भी नहीं रखता कि आज की तारीख में पानी की एक बूंद भी बना दे। वो कहेगा मुझे H2O का फार्मूला लगता है, पहले तो हाइड्रोजन लाइए और फिर ऑक्सीजन लाइए। कहेगा कि नहीं कहेगा बताइए मुझे आप। तो जब आप एक पानी की बूंद नहीं बना सकते, किस बात के घमंड में रहते हैं आप, किस बात की तड़ी में रहते हैं आप। आपको सोचना चाहिए। आज आप हवा का पार्टिकल भी नहीं बना सकते। जो हवा भगवान ने स्वच्छ दी थी, बिल्कुल साफ दी थी, प्योर दी थी, उसको भी आपने कंटेमिनेट कर दिया, उसको भी आपने पॉल्यूट कर दिया और तड़ी मार रहे हैं कि हम ये कर देंगे हम वो करेंगे। और ये जानने के बाद भी कि ये हवा खराब हो चुकी है, हम इसमें सांस ढंग से नहीं ले पाएंगे, हम इसको सुधार भी नहीं सकते। आप बेकार की बातें करते रहते हैं कि हम इसको फ्रेश कर देंगे, हम ये कर देंगे, जो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप भी आज की तारीख में इतनी ज़्यादा गाड़ियां यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, इतने एयर कंडीशनर्स यूज़ कर रहे हैं, इतनी बसेस यूज़ कर रहे हैं, इतनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं डीजल पेट्रोल की, उसके बाद भी आपके दिमाग खुलते नहीं। जब पता है ये जहर दे रहा है तो उसको कम तो किया जा सकता है कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन नहीं, आप नहीं करेंगे। आप किसी व्यक्ति से पूछिए, खास तौर से उस युवा से, युवती से, भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या करें, हम तो बिना एसी नहीं रह सकते। अरे भाई आप बिना एसी नहीं रह सकते माना, आप गाड़ी के बिना नहीं चल सकते माना, तो भाई कम से कम तो यूज कर सकते हो। छोटी गाड़ी चला लीजिए, मत चलाइए बड़ी गाड़ी। क्यों इतनी बड़ी चलाते हैं आप? कई यूरोप के देश हैं छोटी गाड़ियां चलती हैं, आप भी छोटी चलाइए। क्यों ज्यादा? भगवान की दी हुई चीज है पेट्रोल डीजल, आपकी दी हुई तो नहीं है।
आपने तो नहीं बनाया इसको, आपने तो निकाला है, चाहे वो गल्फ में निकली हो, इराक में निकली हो, लीबिया में निकली हो, वेनेजुएला में निकली हो, या कहीं से भी निकली हो, या भारत से निकली हो, है तो भगवान की चीज, आपने तो उसका यूज या अब्यूज किया है। आपको क्या हक है इस हवा को, जब भगवान ने इतनी अच्छी बना के ओजोन स्फीयर को बनाकर दी थी, प्रोटेक्टेड करके, आपने उसके अंदर दिया सलाई लगा दी और वो सारी की सारी खराब हो गई। उसी तरह से आप इस देश में दिया सलाई लगाना चाहते हैं। जब देश की जनता एक चीज नहीं चाहती तो आपको तकलीफ क्यों? इस बात पे बहस नहीं होनी चाहिए, कोई वाद विवाद जस्टिफाई नहीं है इस बात पे। सिंपल सी बात है, पब्लिक बड़ी है, नेता बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा नहीं है, इलेक्शन कमीशन बड़ा नहीं है, पब्लिक से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। पब्लिक ने इस देश का संविधान बनाया है, पब्लिक ने इस देश के संविधान को अधिकृत किया है, उसको नियमित किया है, उसको अपने स्वयं को दिया है। तो इस देश की पब्लिक संविधान से बड़ी है, क्योंकि पब्लिक ने संविधान बनाया है, संविधान ने पब्लिक को नहीं बनाया है। तो आपकी क्या औकात है गवर्नमेंट वालों और ये इलेक्शन कमीशन? आपको अपनी सेवा भाव होना चाहिए, आपको सच्चाई की सेवा चलनी चाहिए। आपको किस लिए गलत इंटरेस्ट है? क्यों चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए? आपका एक अधिकार था चुनाव कराने का, आपने कराई, लेकिन आपने पब्लिक की बात को नहीं सुना, जो कि आपने गलत किया। आपने विरोधी दलों की बातों को नहीं सुना, जो कि आपने गलत किया। एक तरह से कहा जाए तो आपने जुर्म किया, अपने काम में अन्याय किया। आपको हर व्यक्ति से न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। हम सुप्रीम कोर्ट की बुराई यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकार आपका है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। यहाँ आप स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कानून के हिसाब से, न्याय के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चीफ इलेक्टोरल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। तो आपने न्याय नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व केवल एंड केवल आप ही का है, और किसी का नहीं है। आपने गलती की है तो सुधारना आप ही को पड़ेगा। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो समय आपको सुधार देगा। याद रखिएगा, जनता की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब जनता अपने में आ जाती है तो किसी की सुनती नहीं है और किसी की वैल्यू नहीं देती है। पुलिस और मिलिट्री भी रखी रह जाती है, कई देशों में ऐसा हो रहा है। तो याद रख लेना, हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर ऐसी बकवासबाजी पैदा हो, ऐसी क्रांति आए कि जहां आपस में टकराव हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो ये उसी तरफ हम जा रहे हैं। पब्लिक की शांति देश में बहुत जरूरी है, हर हिस्से में पब्लिक को शांत रहना चाहिए। लेकिन शांति का मतलब ये नहीं कि पब्लिक डरपोक है। पहला कर्म आपका है, क्योंकि आप पब्लिक की सैलरी लेते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं अपना काम करने का। इलेक्शन कमीशन साहब, आपको पहले अपना काम सही करना चाहिए। आप पब्लिक से ऊपर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी, आप भी पब्लिक से ऊपर नहीं है। ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप फेक ही हैं और हम नहीं चाहते कि आगे आप फेक हो। इसलिए जल्दी से जल्दी अगर पब्लिक को न्याय मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। आपकी वजह से 233 आज की तारीख में अपराधी पहुंचे हैं लोकसभा में। इसकी जिम्मेदारी यदि है तो हर पार्टी के नेता की है, और सबसे अधिक जिम्मेदारी है तो आज उस पार्टी की है जो आज सत्ता में है। 233 542 में से पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? लोकसभा में MP बन के। हमारे देश का स्टेटस आज ये रह गया है कि हमें जुर्म करने वाले लोगों की आवश्यकता रह गई है देश को चलाने के लिए। कितनी विडंबना की बात है, कितनी दुख की बात है कि हमारे देश उन लोगों के हाथ में जा चुका है जिनको अपराध की हैसियत से कोर्ट में खड़ा होना है। कितनी दुख की बात है। देखिए, हमारे पास सीधे साधे लोग नहीं है, कैरेक्टर वाले लोग नहीं है। इतना इंटेलिजेंट देश, इतने समझदार लोग होते हुए हमें किनकी सब्र लेनी पड़ रही है? 233 मतलब 45 के करीब आधे बदमाशों की हेल्प हमें लेनी पड़ी अपनी लोकसभा को चलाने के लिए। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी? डूब मरना चाहिए कानून का सहायता लेकर कि ये सजा नहीं हुई है इसलिए इनको रोक नहीं सकते। अरे कानून को भूल जाइए। जिसने इनका नामांकन किया उनसे पूछिए, उस प्रधानमंत्री से पूछिए, उस अमित शाह से पूछिए, उस कांग्रेस वाले से पूछिए, उस SP और BSP वाले से पूछिए जिन्होंने इन लोगों को टिकट दिया। क्या सोच के टिकट दिया था कि पब्लिक पागल है? और पब्लिक वास्तव में पागल ही निकली। अगर पब्लिक ने इनको जिताया है तो या इनको EVM ने जिताया भी, ये बात साफ नहीं है कि EVM की वजह से जीते हैं या पब्लिक के वोटों की वजह से जीते हैं। ये तो बात बाद में पता लगेगी जब दोबारा चुनाव होगा, जो कि होगा। तो कोई शक्ति देर सवेर हो सकती है, लेकिन इसको रोक नहीं सकते आप। घपला ज्यादा नहीं चल सकता, बेईमानी ज्यादा नहीं चल सकती। एक दिन गिरती है और नहीं गिरती उसको गिराया जाता है, चाहे आंदोलन से गिराया जाए, जब तक टॉलरेंस रहती है ठीक रहता है। जब तक कोई चीज समझ की पावर में रहे, कंट्रोल में रहे तो ठीक रहता है। जब चीज कंट्रोल से बाहर चली जाए तो अच्छा नहीं होता है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और देश के लिए भी, और देश के लिए भी। हंसी आती है आज जब दूसरे विश्व के लोग, विश्व के देश
हमारे देश के बारे में बात करते हैं या लिखते हैं कि देखिए किस तरह की लोकसभा बनी है इनकी। हम बेशक शोर मचाते रहे दुनिया के सामने कि देखिए हमने एक नॉन कांग्रेस पार्टी ने दोबारा सत्ता में आ गई पूर्ण बहुमत के साथ, खुश होते रहे हम। यह सवाल कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं है। आपको किसने रोका था पहले भी सत्ता में आने से? आपको 1971 में भी किसने रोका था? उससे पहले भी आपको 1950 में भी किसने रोका था? ये तो आपकी शक्ति नहीं थी, आप नहीं आ पाए। आप खड़े ही 180 लोग करते थे और कहते थे मैं सत्ता दे दो। अपने अपने गृहवान में झांक के देखिए साहब, अपना पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए। जो नए बच्चे उनको नहीं पता, 1971 के चुनाव में आपने कितने लोग खड़े किए थे आपको पता लग जाएगा। बात करते थे हम सत्ता में आने की, अगर आपको सत्ता के लोग हैं नहीं खड़े करने के लिए, तो आप कहां से सत्ता में आएंगे? किसने रोका आपको सत्ता में आने से? जो आप ब्लेम करते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस ने इतने साल राज किया, कांग्रेस ने जबरदस्ती राज किया था, उसको वोट मिले थे तो राज किया था। आज भी अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिले तो आगे सत्ता में क्या? मत कहना कि आपकी वजह से नहीं आए या आपकी वजह से आएंगे ना, आप भी अपनी वजह से नहीं आए। सच तो ये है आप भी हेरा फेरी करके आए हैं, ये सच है। आप मानो या ना मानो, सूंघ रहे हैं हम, देख भी रहे हैं हम। आपकी औकात थी नहीं, पब्लिक आपके साथ थी नहीं, तो सत्ता में आप कैसे आ गए? आप बदमाशी करके आ गए, ईवीएम को हटा के दूसरी ईवीएम रख के आ गए। 21 लाख 20 लाख ईवीएम जो आपके कब्जे में थी, आपने उनको अब्यूज किया, पब्लिक को धोखा दिया और आप सत्ता में आ गए। ये बात सच है, किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो दिखा दो वो मशीनें कहाँ हैं जो आपके कब्जे में थी। आपके पास मशीन है, सड़कों पे पड़ी थी, रिक्शा में पड़ी थी, ट्रक में पड़ी थी, कहाँ कहाँ पड़ी थी। ऐसे पड़ी थी जैसे इनको कोई देखने वाला नहीं है, जबकि कानून कहता है कि बिना चीफ इलेक्शन कमीशन की साइन के एक मशीन भी नहीं आ जा सकती। पर यहाँ तो देखो सड़कों पे ऐसे पड़ी थी जैसे गाजर मूली किसान फेंक देता था, आलू टमाटर अपने सड़कों पे, ये बेकार है मेरे लिए। तो वही हाल ईवीएम का हो गया, ईवीएम तो सब्जी हो गई। तो साहब पब्लिक को इतना उल्लू मत समझो कि पब्लिक अपने से बाहर हो जाए। पब्लिक बहुत बड़ी होती है, जब तक कुछ नहीं बोलती तो कुछ नहीं बोलती, जब तक स्वागत करती है तो स्वागत करती है। लेकिन जिस दिन पब्लिक सोच लेती है कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं, उस दिन राजा का समय खत्म हो जाता है। समझ लेना, राजा का समय खत्म हो जाता है। उस दिन भगवान आता है और ठीक कर देता है, बड़े बड़े को कर देता है, आपको देखा होगा। लेकिन शायद अभी वो समय आया नहीं है। ऐसे लोग मिट जाया करते हैं, याद रख लेना, जो बदमाशी करके सत्ता में आते हैं, हेराफेरी करके सत्ता में आते हैं। आप बोलते रहिए कि हमें 2047 तक रहना है या 3047 तक रहना है, आपके बोलने में क्या जाता है? अरे अगले पल का पता नहीं है, कल का पता नहीं है, आप बातें कर रहे हैं इतने आगे की। अगले पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं हूँ कि नहीं हूँ मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। तो ऐसी बातें मूर्ख करते हैं, मूर्ख। समझदार लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। जो भी आज की तारीख में ऐसी बातें करेगा मैं उसको मूर्ख ही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं उसको टाइटल नहीं दे सकता, क्योंकि मूर्ख से बड़ा कोई टाइटल होता नहीं है इज्जत के लिए। तो अपने आप को समझते रहिए, मूर्ख क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर भगवान ने आपको देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। लेकिन देश तो भगवान ने बनाया है, आपने नहीं बनाया। देश तो भगवान संभाल ही लेगा, कैसे भी संभालेगा, किसी को भेज के संभालेगा, किसी के थ्रू संभालेगा, वो संभाल ही लेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप किसी विरोधी का क्या कर सकते हैं? आप मौत दे देंगे, शायद आप क्या करेंगे? आपके पास शायद हथियार नहीं है, आप किसी को जेल के अंदर डाल देंगे, किसी को मरवा देंगे, जो आप करते आए हैं, अच्छी तरह से जानते हैं सब। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब कोई व्यक्ति अपनी मौत को अपनी हथेली पर लेकर चलता है तो उसके सारे डर समाप्त हो जाते हैं। डर नाम की चीज उसकी डिक्शनरी में, शब्दकोश में नहीं होती है। ये जीवन की सच्चाई है, और आप भी जितना जल्दी समझ लें इस बात को तो उतना आपके लिए भी अच्छा होगा। आप सिर्फ 5 साल के लिए सत्ता में आते हैं, अपने को मालिक मत समझ लो उस देश का, कि 5 साल की सत्ता 5 महीने में भी जा सकती है, 5 दिन में भी जा सकती है, और 5 साल की सत्ता 1 साल में भी जा सकती है। पहले गई है, ऐसा हुआ है। आज पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पहले सीधी सादी पब्लिक थी। अब बहुत से लोग पढ़ लिख भी गए हैं, बहुत से लोगों में गुस्सा भी बढ़ गया है, भुखमरी भी बढ़ गई है, गरीबी भी बढ़ गई है, लोगों के पास जॉब भी नहीं है और आशा भी नहीं है कि जॉब उन्हें मिलेंगे। वो सब किसकी वजह से है? मैं किसी एक बात को नहीं कह रहा यहाँ पे, मैं किसी एक पार्टी का कसूर नहीं मान रहा। ये देश की समस्या है, देश सुलझा लेगा। लेकिन पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी या कोई और हो, वादे करती हैं। ना मुझे कांग्रेस के वादों पर यकीन था,
न मुझे बीजेपी के वादों पर यकीन था, कि वादे तो वादे होते हैं, वास्तविकता तो वो होती है जो सामने आ जाए, जिसको दिखाई दे कि हाँ ऐसा किया, तब माना जाता है कि जी हाँ ऐसा हुआ। ऐसे वादे तो बहुत हैं, सब करते हैं, करते आए हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं, ठीक है आप 100 में से 20 तो कीजिए, 30 तो कीजिए, जितने कर सकते हैं वो तो कीजिए। उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में। दिन रात एक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, खाली शोर बचाने के या 18 घंटे जो वादे पूरे करने वाले होते हैं वो घंटे नहीं गिना करते हैं। वो बेवकूफ़ी होते हैं जो घंटे गिना करते हैं। क्या आप क्लर्क हैं, आप नौकर हैं किसी के? अरे कोई फैसला 5 मिनट में भी लिया जा सकता है और कोई फैसला 5 साल में भी नहीं लिया जा सकता है, दोनों बातें होती हैं। बड़े से बड़े फैसले 5 मिनट में भी लिए गए और छोटे से छोटे फैसले 5 साल में भी नहीं हो पाते। ये सृष्टि, ये नियम है देशों का, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। इसलिए ये निर्भर करता है कि आपकी सोच कितनी अच्छी है या नहीं है, आपको जनता की चिंता है या नहीं है। आपको अगर अपनी कुर्सी की चिंता है सिर्फ, तो आपसे हमारा कोई लिंक नहीं है, चाहे आप बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो। हमें तो ऐसा लोग चाहिए जो देश के बारे में सोचे और देश के बारे में अपने आप को न्यौछावर कर दे, तब भी ना डरे। ऐसे लोग चाहिए हमें। वैसे नहीं चाहिए कि सत्ता की लाल, देखिए मैंने कांग्रेस को रोक दिया और कांग्रेस कहे कि देखो मैंने बीजेपी को रोक दिया। ये कोई राजनीति नहीं है, ये मूर्ख नीति है। अपने काम के आगे वोट मांगिए। गांधी फैमिली खराब है, वो कहता है बीजेपी खराब है, वो कहता है आरएस खराब है। अरे सब खराब है यार, राजनीति ही खराब है। भारत का वोटर बेवकूफ है जो आपको सामने लाता है। भारत के वो खरीदे हुए अंधभक्त बेवकूफ हैं जो उनकी चमचागिरी करते हैं, और कांग्रेस से खरीदे हुए अंधभक्त वो बेवकूफ हैं जो कांग्रेस से चमचागिरी करते हैं। असलियत तो यह है कि दोनों एक थाली के छट्टे बट्टे, किसी में कोई फर्क नहीं है। जिसका चांस लगता है हत्याता है, बस। जिसका चांस लगता है कूदता है, उछलता है और जो चाहे लेता है। भारत की जनता बहुत सीख चुकी है, ज्यादा बेवकूफ होने की जरूरत नहीं है। लोग आंदोलन करना चाहते हैं, आंदोलन करेंगे, किसी की शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती, कोई मौसम उन्हें रोक नहीं सकता। मुझे खुशी है कि भारत के कुछ इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी लोग, जिसमें जजेस भी शामिल हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, खुल के सामने आ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, जो एक अच्छी बात है देश के भविष्य के लिए। हम ही अभी इतनी बहस क्यों करें, क्या आवश्यकता पड़ी है? ईवीएम हमारा क्या मास्टर है, हमारी भगवान है? ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है, उसका यूज हमने किया, लेकिन अगर गलत फहमी हो जाए तो आप क्या करेंगे? सोचिए जरा। उसको दूर कर देना चाहिए और सच के रास्ते पे आगे होना चाहिए। उसके बाद जब विश्वास कायम हो जाए तो उसका फिर यूज कर देना चाहिए। सच ये, क्योंकि नेता पे विश्वास होता है, नेता की हेरा फेरी पे विश्वास नहीं हो सकता। सब नेता करप्ट होते हैं, हम सब जानते हैं। ये नेता आजादी के नेता नहीं है, ये नेता सत्ता के नेता है। आज की तारीख में जितने भी नेता हैं, आजादी नहीं दिलाने इन्होंने देश को, इन्होंने तो खाना है, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो। जब 233 लोग आ सकते हैं हेरा फेरी करने वाले देश की राज सत्ता पे, तो आप समझ लीजिए कितने अच्छे लोग हैं वो। उनको कहने की क्या आवश्यकता है? समझदारी की काफी है कि जो जिन पे इतने केस लगे हों, जो अपने आप को केसों में बांधे हुए हों, और वो कहते हैं कि हम इस देश की सेवा करेंगे, तो वो कितनी सेवा करेंगे इसको बताने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन पब्लिक को चाहिए कि भारत के चुनाव के स्वास्थ्य के लिए आगे आए, चुनाव को साफ सुथरा बनाएं, और जितना अच्छा होता है बैलेट से कराएं। एक बार 2 बार करा के तो देखें, अगर फर्क आता है तो पता चल जाएगा। क्यों डरते हैं वो लोग जो वीएम से यूज करना चाहते हैं, कहते हैं बैलेट से नहीं कराना? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिल में चोर है। वो चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे वो बीजेपी वाला हो, उन्होंने उसका अब्यूज किया है, तभी वो ऐसी बातें करते हैं। कांग्रेस को भी खुल के आना चाहिए, कुत्ते बिल्ली की तरह छुप के नहीं बैठना चाहिए। खुल के सामने आओ अगर तुम वास्तविक देश की सेवा करना चाहते हो, नहीं तो जाओ भाड़ में, आपके साथ और भी बुरा हाल होगा। पब्लिक उस पर विश्वास करेगी जो पब्लिक का साथ देगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मैं तो बीजेपी वालों को भी कहूंगा, आप भी आइए सामने और कहिए कि बैलेट से चुनाव हो गए, हम देखेंगे कि आप कितने सच हैं, आप में कितनी शक्ति है। नहीं तो आप भी वही हाल है कांग्रेस का, आपका भी वही हाल होने वाला है। और इन टीवी चैनल्स जिनकी तो कोई औकात रह ही नहीं गई है, ये तो फालतू की चैनल्स हैं, इनको तो बंद ही कर देना चाहिए। इनको कौन पूछता है आज की तारीख में? कोई नहीं पूछता है। इनका हाल तो टीवी से भी बुरा होने वाला है, दूरदर्शन से भी बुरा होने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे देश के मालिक हो आप मेरे देश के, क्योंकि आप यहाँ के नागरिक हो। आप इस देश के अंदर योगदान दीजिए। इस देश को सुधार की जरूरत है, चुनाव में सुधार की जरूरत है। ये जो बैठे हैं सीटों पे, इन्होंने कुछ नहीं कर रहा, ये खाली अपने सत्ता के लिए बैठे हैं या कोई सत्ता दिलाने के लिए बैठा है, जैसे चुनाव कमिश्नर।
ये पार्टियों से उम्मीद मत रखना, अगर ये आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पब्लिक को डट के बैठना चाहिए, लड़ना चाहिए अपने हकों के लिए, अपनी सच्चाई के लिए, अपने मन के लिए, अपनी इज्जत के लिए और अपने वोट के हक के लिए कि मेरा वोट वहीं मिलना चाहिए जहाँ मैं चाहता हूँ। आप इतना करेंगे तो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी, लोकतंत्र की सेवा होगी। आप इन चोर लुटेरों से, इन बदमाशों से जहाँ लोकसभा में पहुंच चुके हैं इतनी ज्यादा तादाद में, उनको उठाने में कामयाब रहेंगे। और ये मत सोचना कि हर चीज अंत होती है, चुनाव ही हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सरकार बनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लोकसभा गठित हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ऐसी पता नहीं कितनी लोकसभा बनती है, मिड टर्म पोल भी हुए पहले, मत भूलना, फिर हो सकते हैं स्नैप पोल्स, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। डियर फ्रेंड्स, इट्स रियली happy to see me again with you guys, with you people, to have a brief talk on certain initiative stage resolution in relation to electric EVM, electronic voting machine, which has been used in this election of 2019 in Lok Sabha. And this machine use has been in question from all parts of society, from all over this country. Maybe political parties are mad, sleeping, inactive. We don't bother with that. It's question of right of citizens of this country and not question of rights of political parties of this country. Political parties, their own ways, we don't care about them. If they support public, fine. If they don't support public, they will be off this country forever. It may be BJP, it may be Congress, or it may be anyone. Public trust must be maintained. If public trust is lost, there is no value of government of this country, there is no value of court of this country, and there is no value of political parties of this country. Political parties and courts and EC all are supposed to serve people of this country in honest way, not in cheating way. Our country is not meant for cheating. We are powerful society of this world. Unfortunately, we don't care about that. We always often keep sleeping thoughtlessly and worryingly. Why? We have to maintain this country. This country is dignified country, part of this world, and this country is now 132 or 35 crore people from 30 crore people during 1947. 4 times thriving of population of this country has created many problems, but problems can be solved if public is united. It doesn't matter you are rich or poor. It doesn't matter you are from which group. It doesn't matter which political party you support. You are a citizen of this country. You can have right to support whoever political person is political party. I'm not talking about that. Political party means you support whosoever you like. It's up to you. I am neither. I don't belong to Congress as well as I don't belong to BJP, because these parties are not my destinies. My destiny is my Bharat. My destiny is my own. My destiny is to work for this country, to work for this world. That is my destiny. God sent me to this country to serve God, to develop whole world, or not Bharat only. And I am happy that I have contributed my work to many nations of this country during my career. Well, that is personal achievement or no achievement, that is different issue. But public has to support this country because they belong to this country. Many revolutions have been effected in past. 1857 is a record when one Afridi killed Viceroy. And what's the contribution of others in those times when that person was jailed in Andaman Nicobar Kala Pani and that person killed Viceroy there? Who else was there at that time? Neither Gandhi, nor Subhash, nor Nehru, nor else. But that person is not even listed in sacrifices. And if you go to India Gate, you will find it's 70% of those who sacrifice belong to Muslim community, and there is no one who sacrificed for this country for RSS or those who are in power now. This party did not even exist in those days, and now they are in power. These people who are working for those British people are now in power. Well, that is public to decide. I'm not saying why they're in power. It is vote that brings to power. Question is, 2019 election is really election, real election is a fake election. So far, it has been assumed that this is a fake election, and fake election cannot continue for more durability. Durability has to be reduced now. People have to awaken. They have to think what they have done.
They have to think what these political parties have done. There are so many discrepancies, so many news are coming in regarding election 2019 that machines, 21 lakh machines are missing. There were 21 lakh machines were missing. There were 9 lakh machines were replaced in this election, and 3 lakhs and 373 seats were affected by value of votes in counting as well as in polling. So this is a big question mark. If we cannot trust our system, if we cannot trust our procedures, what does election mean? What sanctity election has got in that case? Do we want to constitute our Lok Sabha based on fakeism? If election itself is fake because of ill-adopted procedures and because of rigidity of some institution of elections and because of abuse by government in power or because of some other support, should we call that election fake or no fake? You have to think yourself. You may be educated, may not be educated, it doesn't matter. It's a question of common sense. And I don't trust those intelligent people who are very well educated but cannot use their mind to think about each and every aspect of life. And unfortunate it is. Believe me, they may abuse me, they may call anything, I don't care about that, but I have seen some very intelligent people, very educated, highly educated people are talking nonsense on these websites. I don't care about them because they are born for that only, I think so, I take it that way. But those people in common in society must evaluate themselves what they have done and how they have been impacted upon by this fake election. I am calling it fake because I don't recognize the election, as there have been very many abuse of procedures, abuse of I can say machines, and abuse of every power of authority. And therefore I say this election was not perfect one in every three direction of isometric. I have to see along with people of this country that people should not be misled. People should believe in trust. People must trust the system. People must trust the constitution. People must trust procedures. But they have been devoid of this right due to the reason that everyone cannot check everything. That is true. This is a big country and everyone cannot access all records. But there are records and that can be studied. You people are not spare part of world. That you can be abused by every political party. You are master of this country, you are honor of this country, one of 3 and 1 out of 30 crores honor you are, just like I am one divided by 130 crores honor of this country. And I have that participating right. I have to check my government works fine, my institutions works fine, my election commission works fine. It is my duty. And that authority about whom I am talking, that authority has got a responsibility to share information with me, share facts with me as citizen of this country. If that authority thinks that is so big, there's no meaning to talk to public, that authority is in doldrum, the authority is in darkness of power. And that darkness will go away when sun rises, they must understand. All time is not same. Country is very young, only 70 years old, it's not 700 years old. Post-independence, I'm not talking history of this country. Independence is not very big so far. There are 500 years, 600 years old countries of independence who don't do anything. For example, America, they are still fighting with other countries. If a country like America, who's called superpower of this world, if they can't have bad relations with men, for example, with China, or for Europe, or for Russia, or for some other countries like Venezuela, or some of the countries like where they are interfering, for example, Palestine or Algeria, if they cannot maintain their life, their status well, we have no issue to talk about this. Because if that failed in 700 years of their independence, how can you expect in 70 years to get all this benefit? Friends, we have to awake in a big way. We people of this country have to ensure that our election must be clean. I don't care who wins. That is in the hands of public. BJP wins, Congress wins, Communist wins, or some other wins. That's public to decide. But only consideration is, my concern is that election must be conducted in a peaceful and clean way. Swachh, you call it in your language. It should be crystal clear, transparent, that there should be no doubt left on procedures. But it hasn't happened. This is first election in history of our democracy that has brought highest degree of suspicion on adopted procedures during this electioneering. And this credit and debit both goes to Election Commission, for Election Commission failed to understand its jobs. Election Commission, of course, is an authority
to superintendent election, to supervise election, to conduct election and election roles, but it failed in every aspect of that. Well, no need of repeating that because we all know and you know in many videos I have given in past regarding this, and you people might have gone through that or might not have gone through that. That is your choice. I cannot force someone to watch my videos or watch my writings or read my writings. That's up to you. I have no right to tell you about that. I can only request that if I am writing something, this relates to nation and to you indirectly. If you cannot read or cannot watch whatever relates to you, that I cannot answer. It is your own choice. You reject me or accept me, I don't care about it because I am doing my job as you can say, inspired to me by Almighty. It's not inspired by someone, it's by Almighty, by Almighty. So it's up to you. I don't even care if my readings, my posts are read or not. It's up to you. Your choice. Every post cannot be read by all. My posts are not entertaining posts. My posts are not jokes. My posts are not film. My posts are not dances. My posts are very serious issues, and nation must deal with serious issues, not with entertainment issues or cricket or film or all that. Our seriousness makes us. Our lack of sleep makes us. If you keep on sleeping, nobody will come and wake you. You may sleep for 20 hours a day or you may sleep 3 hours a day. It is up to you. Those who are serious means they are thoughtful. They always think about work and about future and about country and about whole thing. If they think for nation, they think for society, they think for future, they want to improve quality of life, they have to be serious. And if they are serious means they cannot sleep sound all time. They may sleep 3 hours, 4 hours, 5 hours maximum, but they cannot sleep 12 hours a day if they are serious. Those who don't care for this country, they may drink and sleep for all day, nobody bothers. They can belong to Kumbhkarna relation, I don't care about. It's up to you. If you think this country is yours, it's up to you. If you think that you are just living here for sake of living, that is up to you. But this country is nation, Bharat, and this shall remain here as it has been remaining here in this world for millenniums. And it shall continue to be the same. Many governments come, many governments go, many political parties come and go. Who bothers? Who bothers about that? Nobody is constant here. Nobody is permanent here. If somebody claims I will be there for 2014 or 2047, no problem. You can go to 3047. Who stopped you? You have every right to be here forever. But forget, Raman was not here. He has to go. He had to go. Ram had to go. Krishna had to. Nobody stays here forever. So you are just a particle. You are just a bubble in sea. And don't claim you are honor of this country. No one is honor of this country virtually. All are servants of this country, all are subjects of this country, all are kids of this country. This country is mother and father both. It is Bharat Mata as well as Bharat Pita both. I mean, don't get in Bharat Mata, it is Bharat parent. Mata Pita, Bharat Parivar. And Parivar is Parivar. You have to respect it like that. You have to take care of our Parivar. As you take care of your nuclear family, your joint family, your mother's father's family, you have to take care of this Parivar, this Bharat. And you take care of this Bharat only by honesty, not by crooked means, not by games play. You cannot play games on this Bharat. This is not mastery of political parties to rule this Bharat. This is ruled by public. This is a republic. This is not particle. We appoint parties, we appoint MPs and all those who serve us, not to deserve us. But they are deserving us. Criminals are coming in power. 45% criminals have reached Lok Sabha. This is really shameful on all of us. All voters, we should feel ashamed of. We have allowed such criminals to go to Lok Sabha, highest august body of this country, that is the legislature of this country, which appoints PM and which appoints Rashtrapati and all that. And we have allowed these criminals to access to this house. How shameful we are, don't you think so? If you don't feel that you are shameful, then I cannot explain that if you feel or not feel. Your job is not to vote only. Your job is to vote selectively. Right? Why are you not adequately intelligent to understand that MP is elected and not PM? I don't understand. Intellectualism, those who are intellectuals, they don't understand.
Those who are not intellectuals, they don't understand. Those who are emotional people, they will never understand. So who can understand? You have to open your mind. You have to open your eyes. You have to open your respiration line. If you respirate good, your mind will be good. If you respirate smell, your mind will be septic. I hope you people understand what I am to say. It's very old now. I have given many posts regarding how you should elect, but that time has gone now. Time has gone, but will come back. No time is permanently gone. Expected elections may be there again. There may be elections again. Forced election, you may say. Maybe in coming time, maybe in 1 year, 6 months, or in 2020 or 21, there could be. Because if public awaken itself to ensure that they don't allow any robbery of votes or stealing of votes by these rubbish political parties, then they have to watch out their rights. Public decision is very important. Remember, political decision got no meaning. Public decision is always very important. It will take time because it's a big country. France, you have seen what happens. Other countries, you see what happens in Europe. Many countries, you have every day. Every day, you see what's happening there. In Africa, what is happening in Sudan, in Algeria, in North Africa, Libya, in Palestine, Middle East, in Venezuela, in Indonesia. Everywhere there is unrest because of democracy issue. Do you want to pull that to this country? If you want to pull that issue to this country, it's up to you. Or if you want to solve that here by your own methods, that is up to you. You are public, you are voter, you are honor of this country. It is your responsibility to ensure that country is peaceful, free of calamities, and free of political difficulties. And that can be done only by applying principle of sovereignty, principle of republic, principle of democracy, and principle of socialism. It is your ownership. It's not PM ownership. It's not EC ownership. It is not judiciary ownership. It is your ownership country. You are owner of this country. You are investor of this country. You are member of this country. And being that as voter, you have every right to make sure that what you intend to do is done by this country, by this government, by election commission, by Supreme Court, or whosoever are responsible for making various decisions among these institutions must be awake, must be ready to deliver judgments in the right direction, right way. Public is public. No one can say no. If public starts revolution, no country can stop it. Government is very small when public stands opposing government. Election commission is very small when public stands against election commission, and judiciary also has to come out and solve problem of public. Public cannot be taken for granted. It can be taken for granted only until public is sleepy, public is in dreams, public is resting, public is not considering seriousness. Until that time, you can enjoy what you want to do. But remember, time is never constant. There is sun and there is darkness, there's evening and there's rain. Every season is there. So is life, so is country, so is water, so is time. Time keeps on moving, like life keeps on moving, and countries keep on moving. Countries are there, but politicians are gone, kings have gone, and the rulers have gone. Nobody stays here. It's temporary arrangement for few years or for decades for each king or each ruler of every country. It has to go one day. So think of that when you have to answer to God what you did in your life. You have to face all those problems. You may consider this as spiritualism, or no, it's not a spiritualism. You have to answer for your acts or bad acts or good acts. You have to answer. If you cannot answer, God knows everything. You may win by fraud, you may win by fake, you may win by cheating, by EVM, or you may not do that. It's up to you. But if you had done it, if you have done it, it is your problem. You have to respond. How long can you hide behind these crimes? You cannot hide
behind these crimes for a long time. Crimes always erupt and show their faces that this has been done. If you have done that, you have to face it. It may be Congress, it may be BJP, it may be anybody or whomsoever. And therefore, I will request particularly those parties who have lost this election, maybe voters defeated them, rejected them, or EVMs rejected them, that I cannot say stand away at this time. But assume that something has gone wrong, because the status of public before election was something else. Outcry was there, existed, and people did not support existing government, but result is different. This means either people did not support political parties, supported BJP, or BJP cheated public and oppositions both. If second criteria is right, that BJP cheated people and cheated political parties, that is very dangerous situation of democratic institutions and democracy's evolution in this country. Democracy is very respectable instrument, respectable state of affairs of our polity, and under constitution of this country, it holds very significant position post-republic management. Democracy is more than republic, because you elect your own representatives to work for you. And it is very important phenomenon that everyone of should understand and must understand. Forget what political parties think of themselves. I am neither with Congress nor with BJP, because I am citizen of this country, thoroughly independent thinker, independent writer, independent analyst. I have nothing to get from BJP and nothing to get from Congress, and I'm least interested in these parties. But I want to see that these parties should have stand for good people, good candidates, and they should avoid doing what they have done in this election. 233 criminals or who are to be awarded sentences have reached the August House of Lok Sabha, which is acceptable in no way. No country can afford this except Bharat. And really, it is very shameful on our part as voters of this country. How could we allow such highest profile criminals to enter as member of parliament constitutional status? If we have allowed this, we have to remedy our mistake. If political parties have done this, they have to remedy their mistakes. And if it is a system now, we have to cancel and reject and declare this election as unauthentic, incompetent by public. Once public decides something, it has got some meaning. We have to fight for our rights. We don't want criminals in Lok Sabha. We don't want abuse of machines. We don't want play by EVMs. We don't want to cheat ourselves. We don't want to cheat political parties, and we don't want to cheat this country. Country should move in a track path, a smooth path, positive path, honest path. We have to fight with system together. Some good judges of High Court and Supreme Court who are retired have started leading revolution of EVM, because they have plenty of data with them that can establish abuse by these EVMs. And there are many scientists with them, many engineers with them related to EVMs who know much better than what we know. And we have to trust their analysis, how they display EVM hacking or other issues. While I'm sure EVM hacking did not play a big role in this election, because this was a big election, but EVM replacement, of course included in this election. Lakhs of machines have been replaced in this election, and it is very bad. Of course, even cheating of one is not acceptable. Here lakhs have been made. This is a big question mark. Who is responsible for this? Ourselves are responsible for this. We are responsible for this. So I will just speak to all, request you to take part in this revolution of EVM elimination, led by many intellectual judges, scientists, engineers, public. They have started this in public interest, in national interest, because they are not enemies of this country. They are voters like you and me. They are
spending their time, their money for this system to improve. If they can do this and you can do this, it shall be in positive impact of this country, not a negative one. We have to improve this country. We have to improve our system. We have to improve elections. Your election is the root of our governance. If we don't have good elections, clean elections means we cannot trust our own, and corruption shall keep on thriving as has been. Whosoever is responsible, BJP or Congress, I don't care about that. I'll ask all political parties, including BJP, to clean this system, to strive to thrive on honesty and not on replacement of machines or hacking of machines. This is neither good for political parties, BJP or Congress. We want good for country, for people, and not for these political parties. And these coward parties like Congress and coward parties like SP, BSP, and all those who lost their positions in election must come forward to participate with public, to come on roads, to fight with system, to have a voice heard, and only then we can have clean election, general election in this country. Otherwise, why to stay with this illegal people, fake Lok Sabha for good people? This is not acceptable. Facts should remain facts and truth should remain truth. Truth always triumphs. Remember, Satyameva Jayate, and Jhoot will not work for long. You may wear yourself 112 gram or lotus, Kamal, or you may do whatever you want. Truth cannot be put behind bars. Truth shall come one day, and no one can stop that. And when truth comes, you know what happens? When truth comes, what happens? Falsehood cannot stay there. Darkness and sun cannot stay at one location. Either there is sun or there is darkness. This is law of nature and law of everywhere. If there is light, there is no darkness, and if there is darkness, you have to enlighten that area. And that is what about this. So I would just emphasize that take out from your mind bad element that I belong to some party. I have nothing to do with any party. Again, I am telling you, I am a public like you are, member of public, and I intend to see that this country is clean of electoral malpractices. Whatever malpractice there is, yes, one thing I forgot to tell in this, 60,000 crore rupees have been spent in this election. 60,000 crores rupees have been spent in this election, means more than 100 crores spent on one constituency in this election. Do you accept this? Out of this, 45% money was spent by BJP itself, which is about 27,000 crores. Who is going to take these accounts? Shall Election Commission do this? If Election Commission does it itself, is a malpractice. You cannot spend this much money in one election, so they must disqualify all those people who won based on such expenses. 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है इस चुनाव में. 60,000 करोड़ एवरेज आता है एक क्षेत्र पे 100 करोड़ से ज्यादा, और भारतीय जनता पार्टी उसमें से 27,000 करोड़ खर्च के आई है. तो हमारा चुनाव आयोग क्या इस बात को लेगा अपनी कंसिडरेशन में, अपनी सोच में कि ये अनफेयर प्रैक्टिस चुनाव की है या नहीं है? अगर ये चुनाव की अनफेयर प्रैक्टिस है तो क्या वो हिसाब मांगेगा, क्या वो एक्शन लेगा? ये बहुत बड़ा इशू है. चुनाव आयोग क्योंकि उनका गुलाम है, वो एक्शन नहीं लेगा, लेकिन पब्लिक तो एक्शन लेगी. आखिर ये पैसा किसका है? ये पैसा उन बड़े लोगों का है, अंबानी अडानी का होगा, डालमिया का होगा, टाटा का होगा, जिन्होंने डोनेशंस दी हैं राजनीतिक पार्टियों को, जिसमें बीजेपी सबसे अधिक है. ये पैसे से चुनाव लड़ा गया है, तो भाई पैसे से चुनाव जीते हैं, शर्म आनी है. चाहे कांग्रेस भी हो, उसमें हम जानते हैं बाकी पार्टियों की वैल्यू कम होगी, किसी की 10% होगी, किसी की 15% होगी, किसी की 20% होगी, लेकिन है तो सही. आप उतना खर्चे जितना अलाउड है. अगर आप ज्यादा खर्चते हैं तो बेशक आप कांग्रेसी क्यों ना हो, आप भी चोर हैं. मैं तो चोरी कहूंगा. ये इलेक्शन की चोरी है, पब्लिक को धोखा देना है. पैसा तो पब्लिक का ही आखिर में. वो भी लोग जो डोनेशन दे के आए हैं वो कहाँ से लाए हैं पैसा? पब्लिक का पैसा है, बाहर से तो लाना अलाउड नहीं है पैसा. So what I would say, I forgot this point in last talk, but I would say that we have to take care of all these issues. That on what basis 60,000 crores have been spent, and the election must ask details of this money
from all parties. And if there's an effective action that could be taken against this, must be taken, and they recognize that political parties which have done against Constitution, against rules and regulations of Representative Act, People's Representative Act. If you don't take action, of course, your hands and gloves with them, you understand very well. But even then, you have a chance to amend your inactions, amend your bad behavior, conduct, Mr. Election Commissioner. You have a chance. You have to be open. You have to take all positive details, and you have to decide of how electronic machine use or abuse, or else somebody else would do if you cannot do. That's what I'm saying. एंड मैं फिर कहूँगा लोगों से, होश में रहिए, दिमाग से रहिए, सोच से रहिए, अंधभक्ति ना दिखाइए, देशभक्ति दिखाइए। अंधभक्ति का कोई सवाल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है हमारे देश में। देशभक्ति ही चलेगी, आखिर तक चलेगी, चलती आई है। गलतियां हो जाती हैं, बीच बीच में गुमराह हो जाते हैं लोग, लेकिन देशभक्ति कहीं जाने वाली नहीं है। मैं देशभक्त हूँ और आप भी देशभक्त बने। जय भारत, यही मैं कहूँगा आपसे, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो करप्ट है, लात मारिए। चुनाव होने का मतलब ये नहीं कि हमारे सर पे बैठ जाएंगी। इन पे एक्शन किया जाए, लिया जाए, और आवश्यकता पड़े तो चुनाव को रद्द किया जाए। जय भारत।